गुड मॉर्निंग यूट्यूब। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज है अपना लेक्चर नंबर 3 पीजीबीपी का। देखिए, शुरुआत से ही बात हो रही है कि ये जो चैप्टर है थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस में है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आप अपने बुक का थ्योरी नोट्स पढ़ेंगे, तो आशा है आपने पढ़ा भी होगा। अब हम क्या कोशिश कर रहे हैं आज कि इस लेंथी प्रोसेस को थोड़ा सा शॉर्ट समराइज करके जो बातें लिखी गई हैं उससे आपसे डिस्कस करें, ताकि आपका एग्जाम्पल जो है, क्वेश्चन जो है, वो बनना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो आज हम कोशिश कर रहे हैं आपके बुक में जो एक जगह समरी फॉर्म में सारे कॉन्सेप्ट को दिए हुए हैं वहां से रीड करने का। अदरवाइज अगर एक एक लाइन को पूरा डिटेल्स में डिस्कस किया जाए तो शायद आप भी बोर हो जाए, हम भी बोर हो जाए, तो काम बनेगा नहीं। राइट, तो आज कोशिश करते हैं हम कि आपके नोटबुक का जो पेज नंबर 271 पे जो थ्योरी नोट्स है और लिखा हुआ है, आइए वहाँ पे लेके चलते हैं हम आपको कि आपका क्लियर कट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिडक्शंस आपका एक नज़र में, एट ए ग्लांस में अगर हम देखने की बात करें यहाँ पे एक नज़र में, तो ये क्या है, आपको जब भी इसमें डाउट होगा तो आप पीछे जाके रेफर कर सकते हैं, पीछे जाके आप रेफर करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप क्या करो कि एक बार समराइज कर लो ताकि पता चल जाए। देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में जब छोटे शहरों से आप बिलोंग करते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में जितनी सारी ये बातें दी गई है उसमें से बहुत कम यूज में आता है। लेकिन अगर एग्जाम पास होना है तो ये सारे जो डिडक्शंस है वो करने होंगे। राइट, तो 2 डिडक्शन मैंने आपको डिटेल्स में भी करवाया था पिछले लेक्चर में, अगर आपको ध्यान होगा, उसका भी यहाँ पे समरी है। तो क्यों ना हम समरी फॉर्मेट से ही कोशिश करें कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने का। चलिए, तो अपने पास समरी फॉर्म में देखिए क्या क्या डिडक्शंस मिलेगा। डिडक्शन एक्सप्रेसली अलाउड एट ए ग्लांस, मतलब वैसे डिडक्शन की बात हो रही है जो कि आपको एक्सप्रेसली अलाउड किया गया है इनकम टैक्स में, कि आपको बता के कि देखिए भैया इन सारे व्यय का, एक्सपेंडिचर का आपको छूट मिलेगा। क्योंकि व्यवसाय आदमी करता है तो सेल करेगा, परचेज करेगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, तो उस ग्रॉस प्रॉफिट में से बहुत सारे खर्चे को भी तो डिडक्ट करना है। अगर वो खर्चे डिडक्ट नहीं होंगे तो कैसे बात बनेगा। तो मैंने डे 1 में भी आपको डिस्कस किया था कि 2 डिफरेंट सिनेरियो चलेगा। पहला आपका कि नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स कुछ और हो सकता है, और इनकम टैक्स में पीजीबीपी के कैलकुलेशन के लिए नेट प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स अलग हो सकता है। तो ये कैसे निकलेगा वो भी डिस्कस किया हुआ था कि हम नेट प्रॉफिट बुक्स का उठाएंगे, उसमें जो भी एक्सपेंडिचर अलाउ है उसको अलाउ करेंगे। ऑलरेडी अगर पीएल अकाउंट में नहीं लेस हुआ है, जो हमको लगता है कि इनकम टैक्स वालों ने बोला है कि देखिए भैया ये एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं होगा, तो उसको हम एड बैक कर देंगे, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वही हमारा इनकम अंडर हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। चलिए, तो इस समरी को कोशिश करते हैं जितनी जल्दी हो सके कर लेने का, और इसमें जो बातें दी गई है वो सारी बातें को समझने का। तो पहला पॉइंट था अपने पास भवन के संबंध में व्यय, जो कि डिस्कस हो चुका था ऑलरेडी। तो कौन कौन सा व्यय मिलेगा आपको, तो किराया है, मरम्मत है, भूमि का लगान है, स्थानीय कर है, अग्नि बीमा प्रीमियम है, इस सारे खर्चे का आपको डिडक्शन दिया जाएगा। ठीक है, अब पीएल अकाउंट में अगर ऑलरेडी आप इसको डेबिट कर चुके हैं तो ऑब्वियसली बात है फिर से तो नहीं घटाओगे, बट ये जानकारी होना चाहिए कि क्या पीएल अकाउंट में ये जो डेबिट किया गया है क्या इसका डिडक्शन हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी है कि मशीन, प्लांट तथा फर्नीचर के संबंध में भी है। कोई भी आपका मशीन है, ऑब्वियसली बात है कि जब आपका व्यवसाय चलेगा तो मशीन यूज होगा, प्लांट होगा, फर्नीचर होगा, इस संबंध में व्यय। कौन कौन से व्यय, मरम्मत के व्यय, बीमा के। राइट, चलिए, मूर्त संपत्तियों पे ह्रास, ये भी कल डिस्कस हुआ था। मूर्त संपत्ति का मतलब है टेंजिबल एसेट्स, मतलब फिक्स एसेट जो है, आपने नॉर्मल कॉन्सेप्ट में डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। राइट, डिटेल में वहां पे लिखा भी हुआ था कि चैप्टर नंबर 10 को रेफर करें। राइट, तो मूर्त संपत्ति का मतलब यहाँ पे फिक्स एसेट्स है। उस फिक्स एसेट्स में आपका भवन, मशीन, प्लांट है, उस पे ह्रास, डेप्रिसिएशन। आई थिंक हमें ये मान के चलना पड़ेगा
कि आपको डेप्रिसिएशन वर्ड से वाकिफ हो, ह्रास से। और क्या होता है, फिक्स एसेट्स पे आपका जो भी फिजिकल वियर एंड टियर होता है उसके कारण जो नुकसान होता है उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं छोटे से वर्ड में। बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है, आपने 11th पढ़ा होगा तो एक चैप्टर है वहां पे रेफर कर सकते हैं, राइट। अमूर्त संपत्ति, देखिए मूर्त संपत्ति तो आ गया। मूर्त संपत्ति का मतलब ये है कि जो दिखता है, जिसको आप टच कर सकते हो। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है, जो दिखता नहीं है बट है। जैसे एग्जांपल में तकनीकी ज्ञान, टेक्निकल नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, विशेषाधिकार इत्यादि इत्यादि, राइट। तो ये सारे आपके उस पे ह्रास जो होगा उसको भी आपको डिडक्शन दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट, चौथा कह रहा है चाय विकास खाता, कॉफी विकास खाता या रबड़ विकास खाता। तो चाय, कॉफी और रबड़ से रिलेटेड जो भी बिजनेसमैन हैं, जो जिनका काम है चाय का बागान लगाना, कॉफी का डेवलपमेंट करना, रबड़ का काम करना, तो खाता में जमा की गई राशि के संबंध में कटौती जमा की गई राशि या ऐसे व्यापार के लाभ का 40% जो कम हो। देखिए क्या है, ये नोशनल डिडक्शंस दे रहे। मान लेते आपका प्रॉफिट भी हो गया, ये जो आपका नॉर्मल एक्सपेंडिचर है वो तो है ही है, ये उसके अलावा कह रहा है कि कटौती जमा की गई राशि। मान लेते हैं कि आप चाय विकास खाता में 10,000 रुपया जमा करते हो, राइट। तो 10,000 रुपया जमा किया और आपका प्रॉफिट जितना हुआ, राइट। यहाँ पे हम करते ही चलते हैं। अगर थोड़ा सा हम बोर्ड पे भी ले लेते हैं और बोर्ड पे भी करते रहते हैं कि क्या कह रहा है ये कह रहा है आपका कि आपके पास जो चाय कॉफी से जो आया उसका कितना डिडक्शन मिलेगा उसकी बात कर रहा है ये, राइट। तो ये कह रहा है कि आपने जमा किया, लेट सपोज दैट डिपॉजिट आपने किया कितना, 10,000 रुपया, राइट। और आपका नेट प्रॉफिट आया है, वो आया है मान लेते हैं लेट सपोज दैट 50,000, ठीक है। तो ये कह रहा है जमा की गई राशि 10,000 या 50,000 का 40%, कितना हो जाएगा, 500 का 20,000। इस जो दोनों में से कम हो यानी कि 10,000, इसकी डिडक्शन आपको दी जाएगी। अगर इसी एग्जांपल में 50,000 की जगह अगर नेट प्रॉफिट मान लेते हैं, आपका नेट प्रॉफिट 20,000 ही है, इस केस में क्या होगा, 20,000 का 40% कितना हो जाएगा, 8,000 होगा। तो अब इस केस में कितना डिडक्शन मिलेगा, 8,000, ये कह रहा है, राइट। चलिए आते हैं फिर थ्योरी पे। तो ये सारा काम हम करते चलेंगे, साथ साथ जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उसको लेकर चलते रहेंगे। आइए देखिए, फिर से देखिए, कह रहा है कि चाय विकास खाता, कॉफी विकास खाता या रबड़ विकास खाता में जमा की गई राशि के संबंध में कटौती कितने मिलेगी, जमा की गई राशि या ऐसे व्यापार के लाभ का 40% जो दोनों में कम हो। मैंने एग्जाम्पल से भी आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए फिफ्थ है, भारत में पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस के पर्यवेक्षण, निष्कर्षण अथवा उत्पादन से आय में से विशेष खाते में जमा की गई राशि के संबंध में कटौती। क्या कह रहा है, कटौती जमा की गई राशि या ऐसे व्यापार के लाभ का 20% जो दोनों में से कम हो। तो अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ना चाय विकास वाला, तो वहां पे 40% था और यहाँ पे 20%। देखिए एक चीज और मैं बताते चलूं, इनकम टैक्स में लिमिट को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी हमारे गुरुजन हमको बताते थे कि देयर आर नो नॉलेज विदाउट मेमोरी इन इनकम टैक्स। देखिए भैया, कॉन्सेप्ट तो आपको समझना ही समझना है, लेकिन अगर जो डेटा दिया हुआ है, जैसे अपने इसी एग्जांपल में बात कर ले कि चाय, रबड़, कॉफी वाले केस में 40% और एक्चुअल प्रॉफिट जो दोनों में से हायर होगा, 40% एक्चुअल प्रॉफिट का और जो एक्चुअल में आपने जमा किया है पैसा, दोनों में से जो कम होगा। लेकिन अगर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की बात करें तो वहां पे कितना दिया हुआ है, 20%। तो ये तो याद रखना पड़ेगा। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, अब 20 है तो 20 है, 40 है तो 40 है। बट हमको एज ए एग्जाम में, जब एग्जाम में बैठोगे आपको तो ये टॉपिक को ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी तो बहुत सारे, जैसे सैलरी स्टार्ट होगा तो और सारे उधर कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ सकते हैं हमको, राइट। तो घबराने की बात नहीं है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन द डे। आपको प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप रोज रोज इसको पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि बातें याद नहीं रहेगी, लेकिन उसके लिए आपको
प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बुक को रीड करना पड़ेगा। ये जो वीडियो है ये एक गाइडेंस नोट है, आपको एक वे हम बता रहे हैं आपको कि देखिए भैया आप पढ़ लो, राइट। चलिए हमारे पास 6 नंबर पॉइंट, वैज्ञानिक अनुसंधान पे किए गए व्यय। अब वैज्ञानिक अनुसंधान क्या होता है, नाम सुना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए रिसर्च, जैसे एग्जांपल लेके चलिए, आजकल कोरोना का टाइम है, तो कोरोना जैसे ही आया लास्ट ईयर, तो कोरोना में क्या हुआ, वैक्सीन को ढूंढा गया। तो वैक्सीन ऐसे ही थोड़ी हुआ कि बारिश हुआ और वैक्सीन ऊपर से भगवान जी ने, गॉड ने नीचे गिरा दिया, ऐसा तो हुआ नहीं। लेकिन हुआ क्या, बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कोविड-19 के वैक्सीन को ढूंढने के लिए। तो क्या ऐसे ही हो गया होगा या खर्चा हुआ होगा, दम हुआ होगा। तो अगर वैज्ञानिक अनुसंधान पे कोई व्यय होता है, उसकी बात कर रहा है यहाँ पे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट। तो कौन कौन से खर्चे की बात कर रहा है कि वैज्ञानिक अनुसंधान पे व्यय, एक तो लाभगत व्यय एवं पूंजीगत व्यय की कटौती, राइट। पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, सबकी कटौती मिलेगी। दूसरा कह रहा है अनुमोदित अनुसंधान संस्था, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दी गई राशि की 150% की कटौती मिलेगी। अब देखिए क्या बात कह रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। नोशनल, जैसे आपने देखा था हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में, तो वहां पे भी कुछ बातें निकल के आ रही थी कि आपका नोशनल बेसिस पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप, तो क्या बात कह रहा है कि आपको ये कह रहा है कि आपका अनुमोदित अनुसंधान संस्था, विश्वविद्यालय। भाई देखिए, हम बिजनेसमैन हैं, हम व्यापार कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है हम तो नहीं रिसर्च करेंगे कोरोना को वैक्सीन को ढूंढने के लिए, लेकिन अब हम बिजनेसमैन है, लेट सपोज दैट रिलायंस इंडस्ट्रीज है, मुकेश अंबानी है, तो वो क्या करते हैं, उनको मोदी जी ने बोला कि भैया देखिए आप एक काम करो, बड़े बिजनेसमैन हो आप, कुछ चंदा दीजिए, हमारा ये यूनिवर्सिटी है, मान लेते हैं जो भी नाम है, बिहार यूनिवर्सिटी में ही कोरोना वैक्सीन का, ऐसे हो नहीं सकता क्योंकि काफ़ी बड़ा चीज़ है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पन्स कर लेते हैं कि अपना बिहार यूनिवर्सिटी में लेबोरेटरी है, वहाँ पे रिसर्च हो रहा है कोरोना वैक्सीन को ढूंढने के लिए। अब कोरोना वैक्सीन को ढूंढना है तो उसके लिए पैसे खर्च होंगे, तो पैसे खर्च होंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, तो बिजनेसमैन है, मान लेते हैं कि अपने शहर का ही कोई बिजनेसमैन है, वहाँ पे जाके और डोनेशन करता है, सपोज दैट 1 लाख रुपया। 1 लाख तो उसका एक्चुअल में खर्चा हुआ, लेकिन कह रहा है कि अगर इनकम टैक्स वाला ये कह रहा है कि अगर आप 1 लाख भी खर्चा करोगे तो हम 150% की कटौती देंगे, मतलब 1.5 गुना। अब देखो ये कैसे होगा, मान लेते हैं आपका नेट प्रॉफिट आया हुआ है, एक बार और ध्यान से देखिए यहाँ पे बोर्ड पे, ये साइंटिफिक रिसर्च पे, मान लेते हैं डोनेशंस आपने दिया, डोनेशंस दिया 1 लाख का, राइट। तो आपने डेबिट तो किया होगा पीएल अकाउंट में 1 लाख, राइट। अब हो सकता है नेट प्रॉफिट आपका हो 10 लाख रुपए का, राइट। अब जब टैक्सेबल प्रॉफिट निकलेगा तो नेट प्रॉफिट तो है आपके पास 10 लाख, जाहिर सी बात है 1 लाख रुपए इस घटा हुआ है इसमें, तो और भी एडिशनल जो है और भी माइनस कर देंगे हम 50,000, क्यों, 50,000 घटा देंगे, तो अब आपका इनकम जो होगा, टैक्सेबल इनकम जो होगा 9.5 लाख। मतलब सरकार ये कह रही है कि अगर आप वैज्ञानिक अनुसंधान पे खर्च करते हैं, कितना खर्च करते हैं, अगर आप खर्च करते हो 100 रुपया, तो हम आपको देंगे कितना, 150 रुपया, राइट। ये बातें समझ में आ रही हैं हम लोगों को, अगर आ रही है अच्छी बात है, राइट। तो ये पॉइंट्स बोला आपको वैज्ञानिक अनुसंधान के केस में, राइट। देखते हैं और भी इसमें कंडीशंस है। पहला बोला अनुमोदित अनुसंधान संस्था, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अन्य शिक्षण संस्थान को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दी गई राशि 150% के बराबर कटौती मिलेगी, मतलब आप जितना दोगे उससे ज्यादा देंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि प्रमोट किया जाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। देखिए रिसर्च डेवलपमेंट नहीं होगा तो बात बनेगी नहीं। देखिए ना, आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो कहाँ इतना फैसिलिटी था। हमारे टाइम में अगर कोरोना आया रहता तो शायद हम लोग पढ़ भी नहीं पाते। आप तो इतना फैसिलिटी है कि यूट्यूब चैनल है, इंटरनेट सर्विस है, बहुत सारे वीडियो, मेरे जैसे कितने लोग ना जाने कितने लोग यूट्यूब पे आपको क्लासेस करवा रहे हैं, ठीक है। तो
ये सारा चीज एक दिन में तो नहीं आया, ये रिसर्च हुआ है। तो गवर्नमेंट का भी मोटो ये है, वो प्रमोट करना चाहती है रिसर्च एंड राइट। उसके लिए कंडीशंस आपने डिस्कस कर लिया। सेकेंड थर्ड इज सामाजिक विज्ञान अथवा सांख्यिकी से संबंधित अनुसंधान के लिए 100%। मतलब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको किस काम के लिए कितना डायरेक्शन है। तो अगर सामाजिक विज्ञान के लिए या सांख्यिकी में डेटा एनालिसिस के लिए अगर कोई डायरेक्शन है तो 100% ही मिलेगा। फोर्थ इज निर्धारित शर्तें पूरी करने पर अंदरूनी अनुसंधान तथा विकास के संबंध में किए गए व्यय 150%। ये क्या कह रहा है? देखिए, एक तो अभी थर्ड तक जो पॉइंट डिस्कस किया गया था उसमें तो ये बातें कही गई थी कि आप चंदा किसी को दे देते हो, मतलब आउटसाइडर को दे देते हो। रिलायंस वालों ने जाके सरकार को चंदा दे दिया। लेकिन अब ये बात कर रहे हैं ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा बिजनेस है और उसी में हम रिसर्च करवा सकते हो। तो अगर खुद भी कहते हो, अगर ये बात नहीं लिखा रहेगा तो कैसे पता चलेगा छूट मिलेगा? तो इसलिए क्लियर कट में कह दिया गया कि निर्धारित शर्तें को पूरी करने पर, निर्धारित शर्तें देख लेंगे हम लोग, निर्धारित शर्तें को पूरी करने पर अंदरूनी अनुसंधान तथा विकास पर किए गए व्यय के संबंध में 150% के बराबर आपको कटौती। राइट। तो आई थिंक 6 नंबर तक पॉइंट आपको समझ में आया। बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है वो ये कि दूरभाष यंत्र के संचालन का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किए गए पूंजीगत व्यय के संबंध में कटौती। अब दूरभाष यंत्र के संचालन का लाइसेंस प्राप्त करने के संबंध में, दूरभाष यंत्र क्या होता है जी? यही तो होता है आजकल जिससे नेट पे आप देख रहे हो, एयरटेल, BSNL, ये सारे। राइट। चलिए 8 नंबर है विनिर्दिष्ट व्यवसाय के व्यय। डिटेल्स में वहां पे लिखा हुआ है। ये सारे खर्चे देखिए एक बार समरी फॉर्म में कर लेंगे ना तो थोड़ा सा ज्यादा आसानी होता है हमारे को, आपको भी। चलिए 9th है ग्राम विकास के लिए राष्ट्रीय कोष या शहरी गरीबी उन्मूलन कोष में दी गई राशि। क्वेश्चन आपको देगा कि ग्राम विकास के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए राष्ट्रीय कोष बना हुआ है गवर्नमेंट का, या गरीबी को हटाने के लिए कोई कोष बना हुआ है, उन सारे की बात यहाँ पे कर रही है। राइट। तो ये सारा सिस्टम भी आपको अलाउ हो जाएगा। 10th नंबर इज सरकार द्वारा कृषि परियोजना विस्तार पर व्यय के संबंध में 150% कटौती। ये सारा बात मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, आपको डिडक्शंस को ये याद करना पड़ेगा। एक बार रीड करेंगे, 2-4 बार याद रखना पड़ेगा। राइट। कृषि परियोजना पे भी आपका 150% है। कंपनी द्वारा कौशल विकास परियोजना पर किया गया व्यय। आजकल आ रहा है ना कौशल विकास, जो कंप्यूटर सिखा रहे हैं, आजकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप देखोगे अपने शहर में भी तो अब आजकल बोर्ड लगा के बड़े बड़े कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स वाले भी कौशल विकास परियोजना के तहत आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो वो सारे खर्चे की रिडक्शंस आपको मिले रहेंगे। भारतीय कंपनी अथवा भारत में निवासी को प्रारंभिक व्ययों के संबंध में कटौती, 5 निर्धारित वर्षों कटौती। राइट। तो ये क्या है? जब कंपनी बनता है, जब डिटेल्स में आपने पढ़ा ही होगा, बीकॉम सेकेंड पार्ट पास करके ही थर्ड पार्ट में आए हैं, तो कंपनी जो होता है, कंपनी जब बनेगा, इसको भी देख लेते हैं। ये प्रारंभिक व्यय होता क्या है, थोड़ा सा जहाँ पे हमको लग रहा है वहाँ पे हम आपको डिटेलिंग कर दे रहे हैं। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता क्या है उसको एक बार देख लेते हैं हम। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का बोल रहा है कि डिडक्शन जो है आपको 5 समान किस्तों में मिलेगा। तो देखिए सबसे पहला बात है कि कंपनी जब बनेगा ना, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होगा, तो आपको मालूम है कि कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, इट्स क्रिएटेड बाय लॉ, है ना। कोई आपका नेचुरल पर्सन नहीं है। नेचुरल पर्सन वो होता है जिसके आंख नाक कान होते हैं, बट कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, वो कृत्रिम व्यक्ति है। इनकम टैक्स की नज़र में वो उसको ना सुन सकती है, ना बोल सकती है, ना देख सकती है। उसका सारा काम कोई ना कोई आदमी करता है, लाइव पर्सन, नेचुरल पर्सन करता है। तो कंपनी जब बनेगा तो कंपनी बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं 2 लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि चलिए भाई एक कंपनी बनाते हैं और काम करेंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो भी कंपनी बनाने के लिए ये लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये लोग जब स्टार्ट करेंगे तो अपने प्रोफेशन से मिलेंगे, है ना, बात विचार करेंगे, तो सारा डॉक्यूमेंट्स होगा, प्रोसीजर होगा, तो सारे CA से मिलेंगे,
है ना। तो एडवोकेट से मिलेंगे, बहुत सारा प्रिंटिंग स्टेशन भी खर्चा होगा, मेमोरेंडम बनेगा, आर्टिकल बनेगा, ये सारे खर्चे हुएंगे, फॉर्म आरओसी को अप्लाई होगा, तो सारे मान लेते हैं ये सारे खर्चे हो गए 1 लाख रुपया, राइट। और कंपनी जो बन के तैयार हुआ, लेट सपोज दैट आपका कंपनी जो बन के तैयार हुआ वो हुआ किसी एक पर्टिकुलर डेट को, लेट सपोज दैट आज है आपका तारीख, आपका आज का डेट ही ले लेते हैं, आज हो गया हम लोग का डेट 6 अप्रैल, मान लेते हैं 6 अप्रैल 2021 को कंपनी बनकर तैयार हुआ और हमने स्टार्ट किया था काम 1/4/21 से स्टार्ट किया था। तो अभी कंपनी तो बना 6 तारीख को, लेकिन ये खर्चे हो गए 1 लाख पहले, तो दिस एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिव, राइट। इसके लिए बोल रहा है कि अब यहाँ का जो पीएल अकाउंट बनेगा, टोटल का टोटल हम 1 लाख का डिडक्शन नहीं देंगे इस साल में, हम क्या करेंगे, इस 1 लाख को 5 समान किस्तों में, यानी कि हर साल 20,000 रुपया हम देंगे डिडक्शन। यही बात यहाँ पे कही जा रही है, कहाँ पे, आपके इस नोट्स में। आइए नोट्स पे एक बार, ये बात कह रहा है कि कंपनी द्वारा प्रारंभिक व्ययों, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, मैंने आपको डिस्कस कर दिया, व्हाट इज द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, यही होते हैं कि कटौती 5 समान किस्तों में मिलेगी, ठीक है, चलो रख दो, 5 समान किस्तों में आपको कटौती मिलेगी, ठीक है जी। 5 वर्षों में निर्धारित सीमा तक कटौती योग्य होगी, राइट। 13 नंबर पॉइंट्स देखिए, 13 नंबर पॉइंट्स क्या कहता है, भारतीय कंपनी द्वारा क्षमामेलन अथवा अभिलयन के प्रयोजनार्थ व्यय 5 समान किस्तों में कटौती योग्य होगी। अभी समामेलन अब विविलियन क्या होता है, थोड़ा सा देखिए, हिंदी वर्ड्स को आप थोड़ा सा देखोगे तो हो सकता है समझ में नहीं आए, थोड़ा सा अंग्रेजी। अब समामेलन का आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है बीकॉम सेकेंड पार्ट में, एमालगमेशन ऑफ कंपनी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनी, बीकॉम सेकेंड पार्ट्स के अकाउंट्स में आपने पढ़ा हुआ है, मैं आपको केवल रेफर करता हूँ, तो आपने पढ़ा भी हुआ है, फिर भी एक बार मेरा काम है, कर्तव्य है, दायित्व है कि मैं आपको डिस्कस कर दूं व्हाट इज द एमालगमेशन, राइट। तो एमालगमेशंस क्या है, एमालगमेशंस कुछ और नहीं है, मान लेते हैं ये ए लिमिटेड है और ये बी लिमिटेड है, आपने पढ़ा भी था, और ए और बी लिमिटेड मर्ज होके ये बंद हो जाती है, ये बंद हो जाती है और ये बंद हो जाती है, और एक नया कंपनी खुल जाता है ए बी लिमिटेड, राइट, पढ़ा हुआ है आपने। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एमालगमेशन ऑफ कंपनी, राइट। तो ये ऐसे तो नहीं होगा, सीए के पास जाओगे ऐसे तो नहीं कर देगा, वो फीस लेगा या बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स खर्चा करना पड़ता है, आपने जर्नल एंट्री पढ़ा भी हुआ है। तो अगर ये खर्चा हुआ मान लेते हैं 1 लाख रुपया, इसके लिए भी बोल रहा है कि हम 5 किस्तों में देंगे, एक ही साल में नहीं देंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है एब्जॉर्प्शन का, ए लिमिटेड है ना, और ये बी लिमिटेड है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता था कि ये बी लिमिटेड बंद हो जाएगी और जाके मिल जाएगी किसमें, ए लिमिटेड। अब क्या कारण होता है, क्यों होता है, ये सारा डिटेल आपने बीकॉम सेकेंड पार्ट के अकाउंट्स में किया हुआ है, उस पर हम बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि वो अपने आप में एक वाइड कॉन्सेप्ट है, राइट। इतना बात समझ में आया हम लोगों को। तो वही यहाँ पे बातें कह रही है, क्या कह रही है आप एक बार देखिए, कह रहा है कि आपका एमालगमेशन भारतीय कंपनी द्वारा समामेलन मतलब एमालगमेशन या एब्जॉर्प्शन के प्रयोजनार्थ व्यय 5 समान किस्तों में कटौती योग्य होगी, राइट। यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। कर्मचारी की स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति के संबंध में किसी गत वर्ष में किए गए व्यय, अब कर्मचारी से की स्वेच्छा सेवानिवृत्ति क्या है, अगर वो व्यय हुआ तो उसको भी डिडक्शन 5 वार्षिक किस्तों में दिया जाएगा। वॉलेंट्री रिटायरमेंट की बात करें, मान लेते हैं मेरे ऑफिस में कोई कर्मचारी है और बोलता है, वैसे तो रिटायरमेंट 60 ईयर पे है, तो 60 ईयर्स पे आपका रिटायरमेंट का डेट है, लेकिन अगर वो बोलता है कि स्वेच्छा से निवृत्त हो गया तो मुझे उसका पूरा रिटायरमेंट का पैसा देना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए बोलता है अगर मैंने उसको 10 लाख रुपया दिया तो 10 लाख एज ए सैलरी वो पूरा का पूरा उसी साल में हमको डिडक्शन नहीं देगी इनकम टैक्स लॉ, वो क्या कहेगी, वो 5 समान किस्तों में
दे देगी। 15 नंबर पॉइंट्स, भारतीय कंपनी या भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा खनिज पदार्थों की खोज आदि पर व्यय। क्या कह रहे हैं? भारतीय कंपनी, देखिए या तो कंपनी हो या भारत में निवासी व्यक्ति हो, बाहर का नहीं, इंडिया के आप रेसिडेंट्स हैं या इंडिया की कोई कंपनी है और वो खनिज पदार्थ नेचुरल रिसोर्सेज खोजती है, भाई कहाँ तेल मिलेगा, कहाँ पे वो मिलेगा, तो वो सारा खर्चा करेगी, इसके पे व्यय कर रहा है। अब पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा खनिज, लेकिन भाई कहीं के सोने का खदान हो गया, हल्ला होता है ना टीवी न्यूज चैनल में, वहाँ पे फलाने जगह पे सोने की खान मिली है। अब खान मिली है तो खुदाई होगा तभी तो पता चलेगा। तो सरकार कहती है देखिए भाई आप ऐसा खर्चा करो, हम मना नहीं कर रहे हैं, खर्चा करोगे अच्छी बात है, इससे हो सकता है कि कहीं पे हमें मिल जाए, कहीं पे कोयला का खदान मिल जाए, कहीं पे ऐसा तेल का कुआं मिल जाए। तो अगर ऐसा हुआ तो इस केस में बोल रहा है कि आपको कटौती जो मिलेगी वो 10 समान वार्षिक किस्तों में मिलेगी, राइट। तो जो भी एक्सपेंडिचर होगा, मान लेते हैं 1 लाख ही हुआ तो हर साल 10,000, तो 10,000 रुपया ही हमको रिडक्शन, राइट। चलिए 15 नंबर पॉइंट तक हो चुका है। एक काम करते हैं, आज का वीडियो शायद काफ़ी लंबा हो जाएगा, अभी तक हो चुका है काफ़ी लंबा। तो अब अगला जो कॉन्सेप्ट है, जो पॉइंट नंबर 16 है और 17 है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का कोशिश करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सारे पॉइंट्स को, जो भी 15 पॉइंट आज डिस्कस हुआ है, उसको प्लीज़ आप रीड करिए। और ये 15 पॉइंट का डिटेल्स जो है आपको पीछे भी डिस्कस किया हुआ है आप ही के बुक में। तो आई थिंक कोई क्वेश्चंस पे नहीं जाएंगे, हो सकता है एक और लेक्चर अपना लगे, लेकिन आप पेशेंस बना के रहेंगे, पढ़ेंगे, तो यकीन मानिए आपको इनकम टैक्स में बहुत मज़ा आएगा धीरे धीरे। क्योंकि देखिए हो सकता है अभी बहुत सारी चीज़ें ऊपर से जा रही हो, तो इनकम टैक्स में ऐसा भी है कि एज अ बीइंग अ प्रोफेशनल हम लोग भी 10-15 साल से लगे हुए हैं, तो क्या हमें भी 100% नॉलेज है? नहीं सर, इतनी सारी बातें लिखी गई है कि आपको थोड़ा सा टाइम अभी लगाना पड़ेगा। अभी तो आप फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, हो सकता है कि आपका ये सब्जेक्ट ही क्या है, लेकिन यकीन मानिए धीरे धीरे जैसे आप रूबरू होंगे, जैसे आप अपर लेवल पे जाओगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ हमने कुछ वर्थफुल काम किया था। तो इसी के साथ आज वीडियो को हम एंड करेंगे और आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, राइट, ताकि नोटिफिकेशंस आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं, हो सकता है कभी कभी गैप हो जाता है, कभी कभी ओकेजनली आपका गैपिंग मिल सकता है वीडियो में, क्योंकि वी आर ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग और हमें भी कुछ पर्सनल काम हो सकते हैं। तो मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि लगातार डे टू डे पे वीडियो को अपलोड किया जाए ताकि आपका पढ़ाई बाधित नहीं हो। लेकिन फिर भी अगर 2-4 दिन कभी कभी गैप अगर लग जाता है तो उसके लिए मुझे आप क्षमा करेंगे, राइट। तो एक बार और थोड़ा सा एक पॉइंट और डिस्कस कर देना चाहते हैं वीडियो के एंड में कि आपको इस वीडियो में ये जो चैनल है गैप फाइनेंशियल सर्विसेज का, उसमें और भी बहुत सारी बातें हम टॉपिक लेके आते हैं। तो एक बार थोड़ा सा हम आपसे ये डिस्कस कर देना चाहते हैं कि आप यूट्यूब चैनल पर जब जाओगे तो कैसे आप इस प्लेलिस्ट को सेलेक्ट करोगे। जो बच्चे नए हैं अगर उनको दिक्कत हो रहा है तो उनके लिए थोड़ा सा हम ये डिस्कशन करना चाहते हैं कि कैसे आपका ये प्लेलिस्ट से आप इसको कर पाओगे, राइट। एक बार थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम और लगा के आप देख लीजिए। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, आप सिंपल YouTube का खोलोगे, तो YouTube का मोबाइल में तो ऐप होगा, या अगर कंप्यूटर पे कर रहे हो तो दी बेस्ट है, राइट। YouTube पे आप जाओगे, राइट। तो आप जैसे ही आप गैप फाइनेंशियल सर्विसेज को सर्च करोगे, राइट, यहाँ पे हम सर्च करके बता देते हैं गैप फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट। गैप फाइनेंशियल सर्विसेज का आप चैनल जब खोलोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा करके देख रहे हैं आप, यहाँ पे ऐसा करके आपको एक लोगो मिलेगा। इसमें बहुत सारा मेरा ऑफिशियल वीडियो भी आता है, तो आपको कुछ करना नहीं है, इस पर आप प्रेस करोगे आप, राइट। अब प्रेस करोगे तो आपके पास बहुत सारे वीडियोस आएंगे, राइट। तो आपको सिंपल सा काम करना है, यहाँ पे जो प्लेलिस्ट दिख रहा है आपको हाईलाइटेड, ये प्लेलिस्ट में आपको जाना है, राइट। और इस प्लेलिस्ट से
देखिए यहाँ पे बहुत सारे कॉलम बने हुए हैं, जैसे मेरे ऑफिस का भी वीडियो आता है जीएसटी के संबंध में, इनकम टैक्स के संबंध में, टैली के संबंध में, है ना, एक्सेल का ट्रिक एंड ट्रिप्स भी लेके आते हैं। और आपका जो चैनल यहाँ पे बना हुआ है इनकम टैक्स बीकॉम पार्ट 3, इस प्लेलिस्ट को व्यू करोगे आप तो देखिएगा कि अगर आपको सीरीज में सारा का सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। राइट, देख रहे हैं आप यहाँ पे सारा का सारा वीडियो आपके पास लेक्चर 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट, देख रहे हो। पीजीबीपी का सेकंड लेक्चर तक अभी डाला हुआ है, ये थर्ड वाला लेक्चर है, ये भी आपको अपलोड मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारे के सारे लिंक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप गैप फाइनेंशियल सर्विसेज के चैनल पे जाओगे और वहां से आप यहाँ पे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर लोगे, राइट, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेगा। तो कोशिश है मेरा कि सारे इनकम टैक्स के कवर कॉन्सेप्ट को कवर करने का थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं डेडिकेशन दिखा रहा हूँ, आपसे भी डेडिकेशन की उम्मीद करता हूँ कि आप इस पे बने रहिए। और हाँ, दूसरा बात कि अगर जिन लोगों को वीडियो देखने के बाद भी डाउट रहता है तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन है, मैंने बताया हुआ है। एक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जूम ऐप का, वहाँ से आप मुझसे मिलके हर शनिवार को 8:30 बजे से आप मेरे से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से हम आपके डाउट्स को क्लियर करवा दें। चलिए, आज काफ़ी बहुत हो गया लंबा वीडियो, आज यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो बैलेंस कॉन्सेप्ट है उसके साथ और बाकी क्वेश्चंस पे उम्मीद के साथ। चलिए मिलते हैं, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।